दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका स्वरूप का क्या था इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारी बारी से बिंदुओं को देखेंगे। इसका स्वरूप जो है वो विद्वानों के बीच में अलग अलग मत रखते हैं, इसलिए इसे गहनता से जब देखेंगे तब इसका सही स्वरूप समझ में आएगा कि आखिर वास्तविकता में इस आंदोलन का स्वरूप क्या था। तो ठीक है, आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह का स्वरूप इनके आरंभिक काल से ही विवादास्पद रहा है। साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित इतिहासकारों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है। सामान्यतः इसे सिपाही विद्रोह या गदर कहा जाता है, परंतु कुछ विद्वान इसे राष्ट्रीय विप्लव, भारत की स्वतंत्रता का युद्ध, मुस्लिम षड्यंत्र, सामंती विद्रोह, कृषक विद्रोह या जन आंदोलन मानते हैं। विद्रोह में भाग लेने वाले वर्गों की भागीदारी का अवलोकन कर ही इसके वास्तविक स्वरूप का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब सैनिक विद्रोह के बारे में अब जाने कि आखिर ये सैनिक विद्रोह था कैसे। तो अनेक विद्वानों का मानना है कि यह सैनिक विद्रोह को छोड़कर और कुछ नहीं था और इसका तात्कालिक कारण कारतूस की घटना थी। बैरकपुर छावनी से आरंभ होकर विद्रोह की ज्वाला मेरठ पहुंची। मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता बनाया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली से विद्रोह अन्य स्थानों पर फैला। अवध के सैनिकों ने बड़ी संख्या में विद्रोह में भाग लिया, परंतु सभी सैनिकों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। विद्रोह ने मुख्यतः बंगाल की सेना को प्रभावित किया। मद्रास और बम्बई की रेजिमेंट शांत रही। पंजाबी और गोरखा सिपाहियों ने तो विद्रोह को कुचलने में सक्रिय सहायता भी की। एक आकलन के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों में लगभग आधे ने ही विद्रोह किया। उनके विद्रोह का कारण सिर्फ चर्बी वाला कारतूस ही नहीं था, बल्कि अन्य कारण भी थे। अतः यह विद्रोह पूर्णतः सैनिक विद्रोह नहीं था। सामंती विद्रोह। अनेक विद्वान इस विद्रोह को मात्र सामंती प्रतिक्रिया मानते हैं। यह पुराने रजवाड़ों और विस्थापित जमींदारों का प्रयास मात्र था। बहादुर शाह, नाना साहब, झांसी की रानी, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, अवध के तालुकदार सभी सामंती शक्तियों का ही प्रतिनिधित्व करते थे। अपनी राज्य सत्ता और सुविधाओं को के छीने जाने के प्रतिक्रिया स्वरूप इन लोगों ने विद्रोह में भाग लिया, परंतु रजवाड़ों और सामंतों के एक बड़े वर्ग ने न सिर्फ इस विद्रोह से अपने को अलग रखा, बल्कि इसके दमन में अंग्रेजों की सहायता भी की। अनेक भारतीय प्रमुखों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। ग्वालियर, इंदौर, राजपूताना के अनेक राज्यों, भोपाल, पटियाला, नाभा इत्यादि के शासकों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की। अतः विद्रोह को सामंती विद्रोह नहीं कहा जा सकता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। जेम्स आउट्रम ने विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना है, तो रिज ने इसे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा है। होम्स ने तो इसे बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध का नाम दिया है। ये सारे तर्क बेबुनियाद हैं। धर्म को आधार मानकर यह युद्ध कभी नहीं लड़ा गया था। विद्रोह में हिंदू मुसलमान दोनों ने समान रूप से भाग लिया। विद्रोह के दमन में भी दोनों ने योगदान दिया। मुगल बादशाह बहादुर शाह तो नाम मात्र के विद्रोह के नेता थे। विभिन्न क्षेत्रों में हिंदू रजवाड़ों, सामंतों और सेनापतियों की भी इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह ईसाइयों के विरुद्ध नहीं, बल्कि औपनिवेशिक शासन के शोषण के विरुद्ध बगावत थी। यह धर्म युद्ध काफी नहीं था। हिंदुस्तानी बर्बर और असभ्य भी नहीं थे। अनेक अवसरों पर इन लोगों ने अंग्रेजों, उनकी औरतों और बच्चों की रक्षा भी की। अब है कृषक विद्रोह। यह तर्क दिया जाता है कि 1857 का जो विद्रोह था वो मात्र एक कृषक विद्रोह था। इस तर्क के अनुसार भूव्यवस्था एवं जमींदारी अत्याचारों और शोषण से पीड़ित किसानों ने विद्रोह में बड़ी संख्या में भाग लिया एवं विद्रोहियों की सहायता की। अवध के किसानों ने तो खुले तौर पर
ताल्लुकदारों की सहायता की, क्योंकि दोनों अंग्रेजी शोषण के शिकार बने थे। विद्रोह में सिर्फ किसानों ने ही भाग लिया, ऐसी बात नहीं थी। यद्यपि शिक्षित मध्यम वर्ग इससे अलग रहा, परंतु कारीगर, दस्तकार और सामान्य लोगों ने भी विद्रोह में भाग लिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश भर के किसानों की संख्या के अनुसार विद्रोह में भाग लेने वाले किसानों का अनुपात बहुत कम था, अतः यह मात्र कृषक आंदोलन नहीं था। अब है जन क्रांति और राष्ट्रीय आंदोलन। बेंजामिन डिज़रेली और कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह माना था। आगे चलकर विनायक दामोदर सावरकर ने 1909 में इसे भारत का स्वाधीनता संघर्ष या स्वधर्म और स्वराज के लिए लड़ा गया संघर्ष माना। विख्यात इतिहासकार S.B. चौधरी ने इस विद्रोह को एक विदेशी शक्ति को चुनौती देने के लिए अनेक वर्गों की जनता का पहला संयुक्त प्रयास कहा था। यह तर्क अनेक विद्वानों को स्वीकार नहीं है। उनका दावा है कि उस समय तक राष्ट्र और राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, क्षेत्रवाद ही प्रधान था। विद्रोह में सभी सामाजिक वर्गों ने भाग नहीं लिया। उत्तर और मध्य भारत के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में इसका व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा। विद्रोहियों के पास कंपनी शासन की वैकल्पिक व्यवस्था भी अखिल भारतीय स्तर पर नहीं थी। तथापि विद्रोहियों को संगठित करने वाला एकमात्र तत्व औपनिवेशिक शासन था। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध हिंदू मुसलमान समान रूप से संगठित हुए एवं उनमें एकता बनी। इस प्रकार यद्यपि विद्रोह का आरंभ जो है सिपाही विद्रोह के रूप में हुआ, लेकिन यह शीघ्र ही भारतीय जनता के विद्रोह और अंग्रेजी चुंगल से मुक्ति पाने का प्रथम व्यापक प्रयास बन गया। विदेशी शासन से मुक्ति की जोरदार तरफ न सही, उनके खिलाफ विरोध और असंतोष की आवाज़ 1857-58 में भारतीय जनता के विभिन्न हिस्सों की ओर से उठ रही थी। इसमें देशभक्तों के विद्रोहों के एक समूह के दर्शन होते हैं। तो इस तरह से हमने 1857 के विद्रोह के स्वरूप को समझा। मुझे उम्मीद है इसे सुनकर आपको काफ़ी फायदा पहुंचेगा। धन्यवाद।